गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण, मात्रा और शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे हैं। इस चित्र का नाम बताइए। यह चित्र हाथी का है। किसका है? हाथी का। हाथी शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? आप कह सकते हैं कि हाथी शब्द में केवल 2 ध्वनियाँ हैं, हा और थी। लेकिन बच्चों, हम हा और थी के और भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे ह हलंत जमा आ बना हा, थ हलंत जमा ई बना थी। इसी तरह हाथी शब्द बोलते समय हम 4 ध्वनियाँ बोलते हैं। ह हलंत जमा आ जमा थ हलंत जमा ई। क्या हम इन ध्वनियों के और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं, हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। ठीक है बच्चों। अब हम जानेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है। आइए तो अब जानते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है। ये 4 हैं। अ, इ, उ, री। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि लेस टाइम लगता है। ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये 7 हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, औ, आओ। ठीक है बेटा। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर में कहा उसने कि कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर में उसका दुगना, यानी कि 2 टाइम्स, डबल हम टाइम जब कर देंगे तो 2 टाइम्स, ठीक है, समय लगता है दुगना। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। इनका प्रयोग अब काफ़ी सीमित रह गया है। काफ़ी सीमित मतलब लिमिटेड हो गया है। ठीक है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। तिगुना यानी कि 3 टाइम्स। ठीक है। ये 1 टाइम है तो ये 3 टाइम्स हो गया। ओके। जैसे ओम, सुनो में प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। इसे एस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो बच्चों, अभी हमने जाना था कि स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। वर्णमाला में भी इन्हें स्वर की सहायता से लिखते हैं।
ठीक है बेटा, यानी कि व्यंजन लिखने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ण में अ स्वर जुड़ा होता है, यानी कि जितने भी हमारे वर्ण होते हैं क ख ग घ ड़, ठीक है, इन सब में अ स्वर जुड़ा होता है। यह आप तब जानेंगे जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है। यदि इन्हें स्वर के बिना लिखें तो इनके नीचे टेढ़ी रेखा लगानी होगी। जैसे क के नीचे टेढ़ी रेखा लगाई है, ख के नीचे हलंत, ग हलंत आदि। इस रेखा को हलंत कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है, यानी कि 33। ओके, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। बच्चों, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्ण भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? अंग, आहा, अंग, ण, ढ, औ, ज़, फ। ठीक है। अब जानेंगे अयोगवह। अयोगवह कौन कौन से होते हैं? अंग और आहा अयोगवह कहलाते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसे सभी वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं। इसके उच्चारण में नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे कंचन, कंगन आदि। आप यह शब्द बोल कर देखेंगे तो आपके नाक से ध्वनि निकलेगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अह, यानी विसर्ग। इसे वर्णों के दाईं ओर लगाते हैं। दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। और बोलते समय ह हलंत की ध्वनि निकलती है, यानी जहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं वहाँ पर ह की ध्वनि निकलती है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब हम बात करेंगे अंग यानी कि अनुनासिक की। अनुनासिक में क्या होता है? भाषा में सभी स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का भी प्रयोग होता है। इसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, यानी कि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारा मुंह और हमारी नाक दोनों से इसका उच्चारण होता है, जैसे माँ, चांद, गांव, आँख आदि। आप इन सभी का उच्चारण करेंगे तो आप इनमें अंतर कर पाएंगे। जिन स्वरों के ऊपर मात्रा होती है उनमें चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाते हैं, जैसे म हलंत जमा अय। अगर इसके ऊपर बिंदी है तो बराबर में क्या बनेगा? म, उसके ऊपर ये बड़ा ए है तो 2 बड़ा ए की मात्रा और सिर्फ बिंदी लगेगी। ठीक है, चंद्र बिंदु के स्थान पर सिर्फ बिंदी। ऐसे ही ह हलंत जमा अय, उसके ऊपर बिंदी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ह के ऊपर 2 ए की मात्रा और बिंदी। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ड़ और ढ की। हिंदी में 2 नई व्यंजन ध्वनियाँ हैं, ड़ तथा ढ, विकसित हुई हैं। वस्तुतः ड ढ व्यंजन जब 2 स्वरों के बीच में आ जाते हैं तब उनका उच्चारण क्रमशः ण और ढ़ हो जाता है।
याद रखिए उन्होंने क्या कहा है कि जब ये व्यंजन दो स्वरों के बीच में आते हैं तब बिंदी वाले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, चिड़िया, भीड़, जोड़ी, बढ़ई, पढ़ाई, चढ़ाई आदि। अब यहाँ पर हम अंतर समझेंगे, ड़ और ड में क्या अंतर होता है। भेड़, घोड़ा, पहाड़, चिड़िया। पांडव, पंडित, डंडा, ठंडा। ठीक है, दूसरा है ढ और ढ। बूढ़ा, सीढ़ी, चढ़ाई, पढ़ाई, ढक्कन, ढोल, ढाई, ढीला। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगत ध्वनियों की। किसकी? आगत ध्वनियों की। तो आगत ध्वनियाँ हमारी कौन सी होती है? औ, ज़, फ का प्रयोग दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्दों में होता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। औ के उदाहरण है डॉक्टर, कॉल, हॉल, कॉफ़ी, टॉफ़ी। ज़ के उदाहरण है ज़रा, ज़मीन, रजाई, मेज़, बाज़ार। ठीक है, फ, फन, तरफ, सफाई, सफ़ेद। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे मात्रा किसे कहते हैं, मात्राएं क्या होती हैं। वर्णमाला में व्यंजनों के साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अन्य स्वर भी सभी व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। व्यंजन में जुड़ने वाला स्वर का वह रूप मात्रा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, वो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से ना दिख पाए, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक बड़े पेपर पर लिखा है, आपको उस पर मैं समझाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने स्वर लिए हैं और फिर मात्राएं ली हैं और फिर उसके बाद व्यंजन और जमा मात्रा कर दिया है। ठीक है, उसके साथ जोड़ दिया है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क को ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, आ का आ की मात्रा होती है, इसलिए का। ई की छोटी की मात्रा होती है की। ई बड़ी की मात्रा की। ऊ की छोटों की मात्रा होती है कु। ऊ बड़े ऊ की मात्रा कु। री की ऐसी मात्रा होती है क्री। ए की एक मात्रा होती है के। आई की दो मात्राएं होती है कै। औ की एक मात्रा होती है, आपको पता है को। और कौ दो मात्राएं होती हैं, आप जानते हैं, और काउ। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे, अब थोड़ी सी एक टेबल मैंने बनाई है यहाँ पर, आप देख पाएंगे उसको। अब आप मेरी बात जल्दी ही समझ जाएंगे। यहाँ पर स्वर दिए हैं, यहाँ पर मात्राएं, मात्रा सहित व्यंजन दिए गए हैं। प के साथ अ मिलाएंगे तो प बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि सभी व्यंजनों के नीचे मैंने हलंत लगाया है। जब उनके साथ हम स्वर जोड़ रहे हैं तब वह पूरा बन रहा है पा। द के नीचे हलंत है, ई लगाई है तो दी। फिर की, पू, दू, क्री, के, पै, नो, नौ। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। अब ये उदाहरण के लिए आपको वर्ण विच्छेद मैंने आगे समझाया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला शब्द है हमारा पक, तो इसमें प के नीचे व्यंजन, ये प हमारा व्यंजन है, वर्ण है, यानी इसके नीचे हलंत लगाएंगे। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए हमने जमा अ लगाया है। ठीक है, फिर जमा क, हलंत जमा अ। ऐसे ही पान, तो प हलंत जमा आ की मात्रा है क्योंकि आ, जमा न के नीचे हलंत जमा अ, क्योंकि न पे कोई मात्रा नहीं है। ऐसे ही दिन, द के नीचे हलंत, फिर ई छोटी की मात्रा है क्योंकि, फिर न पे हलंत, और फिर कोई मात्रा नहीं है तो इसीलिए जमा अ। ऐसे ही कील का करेंगे, पुल, दूर, कृपा, केला, पैसा, नोक, नौका।
ठीक है। ये मैं आपको ज़्यादा विस्तृत रूप में यहाँ पर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यह मैंने आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोग में आगे समझाए हैं, ठीक है।